जिंदाबाद जी। मैं एक शोध करता हूँ, जैसे बताया, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो जैसे आप लोग सीखने के लिए आए हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। और शायद मुझे लगता है कि जो इंसान है उसकी सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ जो है वो सीखता रहता है। इसीलिए जैसे आप हैं, आपको लगता होगा कि हम पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। आप जब बैठते हो, एक साथ मिलते हो, तो उससे आप किसी एक एक कोई जो है आपके बीच में, वो किसी दूसरे को कोई भी चीज बताता है, तो उससे उनका ज्ञान बढ़ता है, तो उसी से ही सीखना हो जाता है। तो वही कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं होती कि जिससे इंसान को कोई ऐसा लगे कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, या मुझे कम आता है। इस तरह की कोई बात नहीं होती है। शायद हम आप में से कोई भी मेरे से बात करने लग जाए तो आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी तरह से जो मेरा ज्ञान है कुछ इस बारे में, मैं वो भी आपको बहुत सरल तरीके से जो बताने की कोशिश करूंगा। एक जैसे पानी की बात हो रही थी, तो उसके बारे में थोड़ी हम बात करते हैं कि जो पानी है, वैसे जैसे बोला जाता है कि ये एक बहुत ही कुदरत की एक अनमोल देन है। ये कितना अनमोल है, मैं उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। कि दो तरह का पानी है, कि एक तो खारा पानी है। जैसे आपने सुना होगा कि जो समंदर है उसका पानी खारा होता है, उसको हम पी नहीं सकते, और अगर हम पिएंगे तो हमको उल्टी हो जाएगी तुरंत। जो भी पूरी धरती के ऊपर पानी है, अगर हम उसके 100 हिस्से बना लें तो उसके 97 हिस्से 97% जो है वो खारा पानी है। सिर्फ 3% पानी ही दुनिया के ऊपर में है कि जो मीठा पानी है, कि जिसको हम पी सकते हैं। अब उस 3% में भी 2% ऐसा है कि जो बर्फ की फॉर्म में है, कि वो बर्फ है। जैसे आपने सुना होगा हिमालय के ऊपर में ग्लेशियर है, जहां से गंगा निकलती है या सिंधु नदी निकलती है, वहां पे है। या फिर आपने एक सुना होगा कि जो धरती के दोनों कोने हैं, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, उसको बहुत सारी बर्फ है। तो ये इतना पानी है कि लगभग 2% जो धरती के ऊपर पूरा पानी है, वो जो है इस तरह से बर्फ की जो रूप में जो है। और सिर्फ 1% ही पानी है जिसको ये पूरी दुनिया जो है वो पी रही है, या फिर हम उससे बर्तन धोते हैं, हम नहाते हैं, या कोई भी काम करते हैं। मीठा पानी जो है ये सिर्फ 1% है। अब आप सोचिए कि ये सिर्फ 1% पानी है जो नदियों में है, जो झीलों में है, या फिर किसी भी और तरीके से जिसको हम करें, जैसे कुएं का पानी है। तो अब ये इतना ज्यादा अनमोल है, ये आप इस बात से पता कर सकते हैं। और आप देखिए कि इस बात के बारे में हमको ये लगता है कि शायद लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि पानी है, पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बात यही है कि जो पानी है, पानी कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन जो पानी हम उपयोग कर रहे हैं वो बहुत थोड़ा है। और वो खत्म चाहे नहीं हो, लेकिन वो हमारी जो पहुंच है उससे बाहर जरूर हो जाएगा। कि जैसे अगर हम आज इतना पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद आने वाले 10 साल के बाद में हमको उसका आधा ही मिले, और उसके 10 साल के बाद में शायद उससे भी आधा हो जाए, और उसी से हमको अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ जाएं। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में पानी को लेकर दो देशों की झगड़े हो जाएं। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे ये जो उत्तर की तरफ में जितनी नदियां हैं, सिंधु है, चिनाब है और झेलम है, ये पाकिस्तान की तरफ जाती है। और अगर कभी ऐसा मौका आए कि भारत में पानी की कमी हो जाए, तो चाहे समझौता हुआ है पाकिस्तान और भारत के बीच में कि ये 3 दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान चला जाएगा, लेकिन बाकी जो दरिया है उनका पानी भारत उपयोग करेगा। लेकिन भारत में अगर पानी की किल्लत होगी, तो भारत अगर पानी रोकेगा तो तुरंत दोनों देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये बात एक कही भी जाती है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेके होगा दुनिया में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जिनके बीच में पानी को लेके, नदियों के पानी के बंटवारे को लेके जो है वो झगड़ा चल रहा है। और भारत में ऐसे कई स्टेट भी हैं, जैसे कावेरी के पानी को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में झगड़ा है, या सतलुज के पानी को लेके पंजाब और हरियाणा के बीच में झगड़ा है, और राजस्थान भी ये बोलता है कि पंजाब से हमको कम पानी मिलता है। तो इस तरह के बंटवारे के जो झगड़े हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि पानी अनमोल है। इसीलिए हमको ये बात समझनी चाहिए, और पानी को
वेस्ट करने से पहले, पानी को व्यर्थ बहाने से पहले हमको बहुत सोचना चाहिए। एक एक बूंद जो है, आप जहां भी काम करते हो, आपको एक एक बूंद कीमती है, उसको आपको बचाने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए पानी के बारे में। अगली बात एक मैं ये कहूंगा कि जैसे प्रदूषण के बारे में हम किसी भी तबके से बात करते हैं, जैसे हम किसानों के बीच में बात करें, हम किसी विद्यार्थियों के बीच में बात करें या कहीं भी बात करें, तो उनको ये लगता है शायद कि ये हमारा मुद्दा नहीं है। वो असल में बात ये है कि वैसे तो अब जो पहले सुखदेव जी ने बताया कि ये जो 4 चीजें हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ये तो सबको चाहिए। ये चाहे मजदूर हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे कोई कंपनी का मालिक है, ये सब चीजें तो सबको चाहिए। असल में बात ये होती है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे एक चक्कर ये होता है कि हमको वो चीजें ज्यादा जरूरी लगती हैं जो हमको सीधे तौर पे प्रभावित करती हैं या प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें हमको प्रभावित करती हैं। जैसे आप सोचिए कि नोटबंदी हुई, नोटबंदी ने हम सबको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। चाहे वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन उसमें सब कोई लाइन में लग गए और वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि एक बार जो है वो पूरी उथल पुथल हो गई पूरे देश में। या फिर आप एक चीज देखो कि सरकार है वो आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाने को बोल दे, जैसे आधार कार्ड बनाने को बोला था, अब सरकार बोल दे कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, ये फलाना डॉक्यूमेंट आप जो है वो बनवाना शुरू करो। तो वो जो मुद्दा है वो आपको सीधे तौर पे प्रभावित करेगा और वो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन जो पर्यावरण का मुद्दा है, चाहे हम सब उसी हवा में सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या फिर भोजन का मुद्दा हो गया, या फिर तापमान का मुद्दा हो गया, ये किसी न किसी तरीके से हमको प्रभावित करता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो सीधे तौर पे प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए हमको शायद ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे समझ का मुद्दा नहीं है, या ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है, ये तो किसी और की बात है। या कुछ लोगों का ऐसा हो जाता है कि ये तो बहुत ऊपर की बहुत हाई फाई बात हो गई, इससे मुझे क्या। तो अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे आप जो घरेलू जो कामकाज करने वाली महिलाएं हैं, ये आपको कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले तो अगर हम एक सीधे तौर पे आम तौर पे देखें तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसको हम WHO बोलते हैं, तो उसके मुताबिक ये है कि दुनिया भर में लगभग 90 लाख लोग हर साल मरते हैं, जिसका कारण होता है प्रदूषण। और उन 90 लाख में लगभग 60 लाख लोग ऐसे हैं जो हवा के प्रदूषण की वजह से जिनकी मौत होती है। उसका कारण भी यही है कि अब जैसे भोजन हमने दिन में 2 बार करना है या 3 बार करना है, पानी है, पानी आप दिन में कोई 5 गिलास पियोगे, 8 गिलास पियोगे, 10 गिलास पियोगे, लेकिन अब आप सोचो कि आप 1 मिनट में कितने बार सांस ले रहे हो। 18 से 20 बार लगभग आप सांस ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि भोजन और पानी का जो प्रदूषण है वो आपको प्रभावित तो करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको प्रभावित जो करने वाला है वो वायु प्रदूषण करता है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो है हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो हवा है। क्योंकि आप हवा के बिना आप 10 से 15 सेकंड ही जो है वो जिंदा रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना हो सकता है कुछ दिन रह जाओ, भोजन के बिना शायद 1 महीना रह जाओ, लेकिन हवा जो है वो सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए। तो इसीलिए जो हवा का प्रदूषण है वो हमको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि 2/3 प्रदूषण से जो होने वाली मौतें हैं वो हवा के प्रदूषण की वजह से हो रही है। तो अब हवा का प्रदूषण जो है, एक बात तो हमने पहले देख ली कि एक तो गैस होते हैं कि जो जहरीले गैस है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जैसे गाड़ियों से निकलती हैं जो, या कारखानों से निकलती हैं, थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो तो जहरीली गैसें हैं। और एक हमने बात की कण प्रदूषण की। कण प्रदूषण क्या कि जो एक ठोस छोटे जो है वो हवा में तैर रहे हैं, कि जो धुआं भी हो सकता है और वो धूल भी हो सकती है। तो उसमें भी हमने फिर बात की थी कि जैसे एक तो 10 माइक्रोन वाले पार्टिकल होते हैं, एक 2.5 साइज के होते हैं, और अब उससे छोटे भी आ गए हैं। तो ये एक उसका वो हो गया। और इसमें भी एक चीज जो हम ज्यादातर सुनते हैं, जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बोल देते हैं, कि जो हमने बात की कि दिल्ली में 400 चल रहा है, 500 चल रहा है, जिसके चलते ये होता है कि बहुत बार कंस्ट्रक्शन साइट का काम बंद हो गया, या फिर इन्होंने बहुत सारी डीजल की गाड़ियां बंद कर दी, या फिर एक वो होता है कि इवन ऑड वाला प्लान चालू कर दिया गाड़ियों का, तो वो उसको कम करने के लिए करते हैं। तो इसमें होता यही है
कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बोला जाता है कि 0 से 50 के बीच में रहना चाहिए, और उसमें हम ये बोलेंगे कि ये हवा है, ये वो अच्छी है। इसका बनाने का जो है वो सिस्टम ये होता है कि कोई भी चीज जो होती है वो हमारे लिए कितनी खतरनाक है उसके हिसाब से उसमें एक पॉइंट जुड़ते जाते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हवा में इतनी है, उसके इसमें इतने पॉइंट जुड़ गए, और सल्फर डाइऑक्साइड इतनी है, उस पे इसके इतने पॉइंट जुड़ गए, और करते करते फिर जैसे मैंने बताया कि वो जो 10 माइक्रोन वाले पार्टिकल है उसके कुछ पॉइंट बन जाएंगे, फिर जो 2.5 वाले उसके कुछ पॉइंट बन जाएंगे, और सबको मिला के फिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बन जाता है। सबको मिला के जैसे कई बार मान लो 250 हुआ, 300 हो गया, या 400 हो गया, 500 हो गया। तो ये जितना ज्यादा होता जाता है उतनी ही जो है वो हवा और ज्यादा गंदी होती जाती है। और जो वैसे एक सिस्टम ये बना हुआ है कि 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, और इंडिया में इसको ये बनाया हुआ है कि ये 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमको यही मांग करनी है, हमने नहीं जाना, हमने 300 पे भी नहीं जाना, हमने 500 पे भी नहीं जाना। अगर हमसे कोई पूछता है तो हमने कहना है कि हमको 50 से नीचे जो है वो चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है। 50 से कम पे एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो हवा है वो हमारे सांस लेने के लिए साफ है। और दूसरी बात, फिर ये तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो गई। अगली बात फिर हम करते हैं जो कि हवा का प्रदूषण 2 तरह का होता है। वैसे पहले वो बता दिया था, लेकिन वो होता कैसे है कि एक तो होता है इनडोर एयर पोल्यूशन के घर के अंदर का हवा का पोल्यूशन, और दूसरा होता है आउटडोर के घर के बाहर का। अब जैसे बाहर की तो हमने बात कर ली कि बाहर तो फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं या और चीजें हैं, उसकी वजह से जो है वो प्रदूषण होता है। लेकिन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो ये बोलता है कि जितनी भी मौतें हवा के प्रदूषण से होती है उसकी आधी से ज्यादा घर के अंदर के हवा के प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप घर के अंदर भी बैठे हैं, आपको सरकार ने बोल दिया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, आप अपने घर के अंदर ही रहो, और आधी मौतें जो हवा के प्रदूषण की वजह से हो रही हैं वो घर के अंदर के हवा के पोल्यूशन से हो रही है। अब घर के अंदर का जो हवा का प्रदूषण है वो कहाँ से होता है? उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे जो ज्यादातर घर है हमारे, 60 से 70% जो हमारी आबादी है वो एक कमरे के मकान में रह रही है, और वो भी मकान ऐसा होता है कि जो ज्यादा हवादार नहीं होता और वो बंद होता है बिल्कुल। और दूसरा फिर ये है कि जो वहां पे कुछ और धूल मिट्टी वगैरह भी ऐसी होती, वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे धूल मिट्टी जो है वो ज्यादा उड़ती है। तो उसी वजह से ये होता है कि जैसे अगर आपने गैस रखा हुआ है अपने घर के अंदर और आप उस पर लगातार खाना बना रहे हो, तो गैस हमको देखने में ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी डिस्कस हुआ ये बात कि इसमें धुआं नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो चूल्हे का धुआं है वो तो हमको दिखाई देता है, लेकिन ये जो गैस का या सीएनजी का धुआं है ये हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये चूल्हे के धुएं से ज्यादा खतरनाक होता है। वो क्यों होता है कि वो इतना ज्यादा बारीक कण निकलते हैं उसमें कि जो सीधे हमारे जो फेफड़ों के जरिए वो जो है वो फिल्टर नहीं कर पाता हमारा शरीर उसको किसी भी तरीके से, वो फेफड़ों के जरिए सीधे हमारे खून में चले जाते हैं। और आजकल ये हुआ है कि जो भी लोग हम सांस ले रहे हैं ये ऐसे हवा में कि जिसमें जो 2.5 माइक्रोन वाले पार्टिकल इतने ज्यादा हैं, वहां पे आपको अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपके ब्लड में भी वो मिलेंगे, और 2.5 से छोटे की 1 माइक्रोन के पार्टिकल है वो ब्रेन के अंदर में भी मिलते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि आजकल आपको देखोगे कि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है लोगों को। बहुत सारे लोगों को आप सुनना होगा कि साइलेंट हार्ट अटैक आ गया उनको, कि बस वो सोए हुए थे और सोए हुए रह गए और वो उठे भी नहीं और आसपास वालों को भी पता नहीं चला उसका। तो ऐसे जो हार्ट अटैक हैं वो ज्यादातर उसको इसी से जोड़ा जा रहा है कि जो ये कण प्रदूषण हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहे हैं। और उसके अलावा फिर जो हमारा दूसरी बीमारी जैसे कैंसर के ऊपर में भी स्टडी हुई है इसकी, कि कैंसर की जो होने की जो एक होती है प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको, संभावना, कि जो आदमी कण प्रदूषण वाले जो माहौल है उसमें रहता है उसको उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और बाकी फिर ये है कि ये हमारा जो सांस लेने वाला पूरा सिस्टम है तो उसके बारे में फिर यही है कि
20 से 30 सिगरेट पीने के बराबर जो आप औसतन दिल्ली में अगर एक दिन रहते हो, 20 से 30 सिगरेट पीने के बराबर धुआं जो है वो आपके फेफड़ों में जा रहा है। तो इसमें फिर वही बात हो जाती है कि कोई अगर कहे कि मैं तो सिगरेट नहीं पीता था, या कोई महिला कहे कि मैं तो स्मोकिंग नहीं करती, तो मुझे कैसे हो गया जो कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर या सांस की नली का कैंसर, या फिर इससे जुड़ा हुआ जो और हमारे अंग है उनका कैंसर। तो वो इसीलिए हो रहा है कि आप सिगरेट चाहे नहीं पी रहे हो, लेकिन हवा में इतना धुआं है कि उसकी वजह से इतना ज्यादा धुआं आपके फेफड़ों के अंदर में जा रहा है, जो आपके फेफड़े जो है उसको खराब कर रहा है। और उसी की वजह से फिर ये है कि आपको बीमारियां भी हो रही हैं, फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं। और जो हमने बताया पहले आपको कि आपका जो एक औसतन जो है एक आदमी जो रहता है, उसकी जो आयु है, उसकी जो उम्र है वो 8 से 12 साल तक कम हो जाती है। तो इस तरह से ये है कि प्रदूषण, अब आप कहें कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित कर रहा है। उसके अलावा फिर ये और आपको कैसे प्रभावित कर रहा है, मैं आपको उसके अलग अलग जो उदाहरण देता हूँ। तो उसमें फिर ये है कि जैसे एक अनुमान के मुताबिक पिछले दिनों कि जैसे जो जून तक का मौसम होता है हमारा, तब तो बहुत गर्मी होती है और खुश्क मौसम होता है, और उस टाइम पे जो नमी होती है हवा में वो बिल्कुल नहीं होती। और उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है, जैसे दिल्ली का 50 क्रॉस हो गया था पिछली बार, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मानसून आती है तो उमस वाला मौसम आ जाता है। अब उस उमस वाले प्रॉब्लम मौसम में और गर्मी वाले प्रॉब्लम में थोड़ा फर्क ये होता है कि जो खुश्क मौसम होता है, खुश्क मौसम में तो ये होता है कि अगर आप पानी पीते रहें तो आपका जो शरीर है वो अपने आप को ठंडा करता रहता है। लेकिन उमस वाले मौसम में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर आप पानी पिएंगे फिर भी अगर नमी बहुत ज्यादा, उमस बहुत ज्यादा है, तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और मुंह आपका एकदम लाल हो जाता है जैसे लू लगी हुई हो। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका शरीर बिल्कुल ब्रेक डाउन होके आप बेहोश होके गिर जाते हो। उसका कारण ये होता है कि जब बाहर में तापमान बहुत ज्यादा है और हवा में नमी बहुत ज्यादा है, तो अब हमारे शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री होता है, और बाहर का तापमान जो है वो 40 है, 42 है, 45 है। तो अगर हमारे शरीर ने सही तरीके से काम करना है तो हमारे शरीर में एक प्राकृतिक तौर पे एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो इसको ठंडा रखता है, ताकि हमारा जो तापमान है वो 37 डिग्री ही रहे। लेकिन ये जो नमी और हवा का कई बार एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, इसकी वजह से ये जो हमारा शरीर है जो इसको ठंडा करने का एक सिस्टम बना हुआ है, ये खत्म हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमारी जो स्किन है वो एकदम लाल हो जाती है, उसका जो टेम्परेचर वो बहुत बढ़ जाता है, जैसे बुखार होता है हमको, ऐसा कंडीशन आ जाता है। और जिसके बाद में हम फिर बेहोश हो जाते हैं, हमारा शरीर है वो जो एकदम काम करना छोड़ देता है। और उस टाइम पे अगर उस इंसान को डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, और अगर उसको तुरंत नहीं संभाला गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ये ऐसा है कि हर जगह नहीं होता, कुछ जगह के ऊपर में इसके बहुत खतरनाक असर देखे गए। जैसे इस साल कराची में, पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर जगह थी, क्योंकि वो समंदर के किनारे है और वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो गया, तो सड़क पे चलते चलते लोग बेहोश होकर गिरने शुरू हो गए, और वहाँ के अस्पताल जो है 1 हफ्ते तक डिहाइड्रेशन के जो पेशेंट थे उनसे भरे रहे। तो इस तरह का जो मौसम है, डिहाइड्रेशन समझ में आ रहा है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना बॉडी में, कि जैसे जब गर्मी होती है तो ये शरीर को ठंडा रखने का जो एक सिस्टम है ये ऐसा बना हुआ होता है कि इसके लिए आपको लगातार पानी पीने की जरूरत होती है, क्योंकि पानी का लॉस होता है हमारी बॉडी में से। और अगर आप सही तरीके से पानी नहीं पीते हो तो आपके अंदर पानी जो है उसकी कमी हो जाएगी, और उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं कर पाती, और आपको हीट स्ट्रोक जो हम बोलते हैं कई बार डॉक्टर की भाषा में, हीट स्ट्रोक जो वो है वो हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ये दो बताए कि एक तो ये है कि तापमान बहुत ज्यादा हो गया और नमी 0 है, और दूसरी एक ऐसी स्थिति हो गई कि यहाँ तापमान तो थोड़ा कम है लेकिन नमी बहुत ज्यादा हो गई। एक अनुमान के मुताबिक भारत में लगभग 150 दिन, 365 या 366 दिनों में से 150 दिन कम से कम ऐसे होंगे जब ये जो स्थिति है वो बनेगी। इसका मतलब यही है कि कम से कम 10 से 1-2 बजे के बीच में ऐसी स्थिति आएगी कि
आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और अगर आपने लगातार घर के बाहर काम करना है तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति अगर हर साल होगी और उसके बाद में वो 150 की बजाय 160 दिन हो जाएंगे, फिर 170 दिन हो जाएंगे, करते करते फिर शायद ऐसा हो जाए कि 10-15 साल तक स्थिति ऐसी आ जाए कि 200-250 दिन भी ऐसे हो जाएं कि जब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हो, तो आप लोग के जो रोज़ की दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाले लोग हैं, तो आपकी आमदनी के ऊपर सीधा असर पड़ेगा इसका, कि अगर आप पहले 8 घंटे काम करते थे, आप 6 घंटे या 5 घंटे पे ही आ गए, और उस लॉस का आपको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से ये जो मौसम की वजह से आपकी आमदनी के ऊपर में असर पड़ने वाला है। और अगली बात हम खाने की करते हैं। जैसे इस बार हम गेहूं बो रहे हैं, कई लोगों ने 2-2, 3-3 बार गेहूं बो दिया, लेकिन अच्छे से गेहूं उग नहीं रहा है। उसका कारण यही है कि गेहूं जब उगता है, शुरू में उसको बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है, और इस बार आपने देखा कि ठंड तो ये 10-12 दिन पहले पड़नी शुरू हुई है, पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जिन लोगों ने थोड़ा जल्दी लगा दिया गेहूं, हमको भी हमारा एक खेत है उसमें दूसरी बार लगाना पड़ा है, तब थोड़ा जाके अब लग रहा है कि शायद हो जाएगा। पानी वगैरह लगा रहे हैं लोग, फिर भी तापमान की जो, अगर तापमान ज़्यादा है, पानी आप कितना भी लगाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चावल की बात सुखदेव जी ने आपके सामने की थी कि चावल के टाइम पे भी ऐसा माहौल था, और इस बार ऐसा हुआ है कि 3 से 4 क्विंटल 1 एकड़ का जो पैदावार है वो कम हुआ है चावल का पंजाब में। तो आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा होगा, हो सकता है आने वाले दिनों में 4 क्विंटल 5 क्विंटल हो जाए। और गेहूं का तो एक ये हालत है कि अगर गर्मी पड़ गई, खास करके फरवरी और मार्च में गर्मी पड़ गई, तो गेहूं होगा ही नहीं, या फिर वो जो दाना है उसका वो बहुत कमज़ोर रह जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जितनी पैदावार होनी थी उससे आधी ही रह जाए, क्योंकि वो दाना अच्छे से वो पैदा ही नहीं हुआ। उसकी वजह से फिर क्या होगा, आप सोचो कि अगर गेहूं का पैदावार ही कम हो गया तो जो हमारे बाजार में गेहूं आता है वो कम हो जाएगा, और अगर आपका बाजार में गेहूं आना कम हो गया तो गेहूं के रेट बढ़ जाएंगे। और आप लोग देखो कि आपकी आमदनी तो पहले ही कम हो रही है, जो मैंने पहले आपको बताया कि गर्मी की वजह से या ठंड की वजह से आपकी आमदनी कम होगी, या फिर ऐसे ये इन्होंने कोई लॉकडाउन लगा दिया छोटा सा कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, उसकी वजह से आपकी आमदनी कम हो जाएगी। लेकिन जो आपकी ज़रूरतें हैं, चावल है, गेहूं है, क्योंकि जो खेती के ऊपर में भी जो ये मौसम परिवर्तन असर डाल रहा है, उसकी वजह से खेती की पैदावार कम होगी। खेती की पैदावार कम होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों की जो आमदनी है वो कम होगी, उससे अब खेती जो है, खेती की चीज़ें सब खाते हैं, आप भी खाएंगे, कोई भी तबका है, कोई एक बड़ा, कोई वो इलॉन मस्क भी है जो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, वो भी कोई ऐसी चीज़ ही खाएगा जो खेत से आती है। तो इसलिए खेती की पैदावार अगर कम होगी तो उसका पूरे समाज पे असर होगा, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो गरीब तबके हैं हमारे समाज के, उनके ऊपर होगा। अमीर लोग तो हो सकता है गेहूं अगर 40 रुपए से 60 रुपए 70 रुपए किलो भी हो गया आटा, तो वो तो ले लेंगे, 100 रुपए भी हो गया ले लेंगे। लेकिन जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो रोज इन्होंने कमाना है और ऊपर से उनके काम करने के घंटे भी कम हो चुके हैं, तो उनके ऊपर में इस बात का सबसे ज्यादा असर होगा। अगली बात फिर हम दिनचर्या के ऊपर में भी यही बात करते हैं। तो अगली बात फिर एक खाने पीने की होती है कि जैसे अगर जो आप सबके घर में खाना बनता होगा, तो हमारा जो एक वो है ना सांस्कृतिक एक सिस्टम है, वो ऐसा होता है कि सबसे पहले जो है वो घर के जो मेल मेंबर हैं, मर्द हैं, जो वो खाएंगे और औरतें जो हैं वो बाद में खाएंगी। तो सबके घर में ऐसा ही होता है जनरली। तो अब उसमें फिर क्या है कि अगर आपके घर में लिमिटेड खाना है, कि आपका जो खाना है वो कम है, तो वो बात वही होती है कि पहले जो खाता है वो उसको अगर बोल भी दिया कि आज कम है, तो वो फिर भी ज़्यादा खा लेता है। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि घर पे जो महिलाएं और बच्चियां हैं, उनको जितना उनको चाहिए उतना खाना चाहिए, वो कम ही था, लेकिन जितना उनका हिस्सा होगा वो उससे भी कम रह जाएगा। और इस वजह से यही है कि इस तरह का अगर क्राइसिस आता है, खाने का क्राइसिस अगर आएगा, तो उससे सबसे ज़्यादा गरीब तबके में भी खास करके जो महिलाएं और बच्चियां हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। और उसका एक असर ये हमको देखने को मिल रहा है कि ये बोला जा रहा है कि भारत में लगभग 57%, 57% जो औरतें हैं वो अनीमिया की शिकार है, जो जिनको खून की कमी है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो उनके खून में वो कम है। तो उसका कारण यही है
कि वो जो खाना है उनको जो भी खा रही हैं, एक तो वो कम है और दूसरा अगर कम भी है तो जो पहले हमने बात की कि जो उसमें पोषक तत्व होने चाहिए थे वो उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, जिसकी वजह से चाहे आपको खाना को ऐसा लग रहा हो कि मेरा पेट भर जा रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे पोषक तत्वों की जो है वो कमी हो रही है। जैसे आप देखिए कि वो बहुत छोटे छोटे, जैसे आयरन की आपको कमी हो गई तो उसकी वजह से आपको आपका जो है हीमोग्लोबिन जो कम होता है, या फिर ये खून की कमी जो है वो आयरन की कमी से होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि और है कि जो आजकल जो यंग लोग हैं उनमें ये हो रहा है कि बच्चे नहीं हो पा रहे उनके, तो उसकी क्या हो रहा है कि जिंक की कमी की वजह से उसका कारण माना जा रहा है कि जो हमारी गेहूं और हमारा चावल है उसमें जिंक की कमी हो गई है। और अगर आप कोई मीट या अंडा या कोई जिंक का सोर्स नहीं है आपके पास में, और गेहूं और चावल में से आपको जिंक नहीं मिल रहा, तो आपको आपकी बॉडी के ऊपर में वो असर डालेगा। ये जो छोटे छोटे तत्व हैं, जैसे जिंक की बात की मैंने, आयरन की बात की, मैग्नीज होता है, ये छोटे छोटे तत्व हैं जो आपको चाहिए तो बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन ये किसी ऐसा हमारी जो शरीर है ये कोई ऐसी प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करते हैं कि अगर वो नहीं मिले तो पूरी की पूरी प्रणाली है जो उसमें जो गड़बड़ आ सकती है और वो आगे चल के वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करती है। और अगली बात मैं करूँगा एक पानी के सिलसिले में कि एक और सांस्कृतिक हमारा एक सिस्टम है कि जो पानी का जो जुगाड़ है घर में, या पानी का जो आपको चाहिए इस्तेमाल करना है, उसका जिम्मा भी महिलाओं के ऊपर है कि आपको चाहे बर्तन धोने का पानी चाहिए, चाहे नहाने का पानी चाहिए, जो आदमियों ने भी इस्तेमाल करना है उसका जुगाड़ भी वो हुआ है कि औरतों ने ही करना है। तो अब इसमें फिर ये होता है कि अभी आपने देखा होगा कि शायद अगर आप पिछले 10-15 साल पहले की बात करो तो शायद पानी के लिए उतनी लंबी लंबी लाइन नहीं लगती होगी। अब पानी आ गया तो हो सकता है 10-15 मिनट में आप पानी लेके आ जाते थे। अभी क्या हो जा रहा है कि आधा घंटा आपको वेट करना पड़ रहा है, पौना घंटा वेट करना पड़ रहा है, 1 घंटा वेट करना पड़ रहा है। और वो जो आधा 1 घंटा जो है वो कहाँ से जा रहा है कि जहाँ पे आपने काम करना था वो उसमें से खत्म हो रहा है आपका। इसका मतलब क्या है कि पानी के लिए अगर आप ज्यादा वेट कर रहे हो वो भी आपकी आमदनी के ऊपर में असर डाल रहा है। और इसके लिए अब आप देखो कि अगर पिछले 10-15 साल से अब का ये हालत हो गया, तो आज से अगर 10 साल 20 साल बाद की बात करें तो क्या होगा। तो हो सकता है कि आज अगर आपको आधा घंटा इंतजार करना पड़ रहा है पानी के लिए, 1 घंटा करना पड़े, 1.5 घंटा करना पड़े, 2 घंटे करने पड़े, तो इसका असर भी जो है वो खास करके महिलाओं के ऊपर में जो है वो ज्यादा पड़ रहा है। तो उसके अलावा अगर हम थोड़ा एक और भी बात करें कि अगर हम खेती बाड़ी की बात भी करें, अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो इसमें भी ज़्यादातर महिलाएं लगी हुई हैं। हमारे इंडिया में भी आप देखोगे कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिलाएं खेती करती हैं, और अगर आप अफ्रीका में चले जाओ, लैटिन अमेरिका में चले जाओ, तो वहाँ भी जो महिलाओं की कमाई का जो मुख्य स्रोत है वो खेती बाड़ी ही है। इसका मतलब यही है कि अगर खेती बाड़ी जो है उसके ऊपर में जलवायु परिवर्तन की वजह से असर हुआ और उनकी आमदनी कम हुई, तो उसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो महिलाओं के ऊपर ही पड़ने वाला है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि ये वैसे तो ये हमारे सबके लिए बहुत चिंता का विषय है जो जलवायु परिवर्तन का है, लेकिन ये महिलाओं के ऊपर में और छोटी बच्चियों के ऊपर में ये खास तौर पे असर डालने वाला है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं आप अपनी जिंदगी के साथ भी उसको जोड़ के देख सकते हो। तो अब शायद आपको अगर कोई पूछे आगे कि जो ये हवा का प्रदूषण है या फिर जो जलवायु परिवर्तन है, तो शायद आप नहीं बोलो उसको ये बात कि मुझे इससे क्या लेना देना, मुझ पे तो असर है नहीं इसका। तो इस तरह, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से आपके ऊपर में असर डालता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ सीधे तौर पे जिसको आप सीधे तौर पे देख सको। फिर यही है कि आप बीमार होंगे तो एक तरफ तो आपका जो आप काम पे नहीं जा पाओगे, आपकी आमदनी प्रभावित होने वाली है। उसके अलावा फिर आप डॉक्टरों को पैसे दोगे, दवाइयों का खर्चा आपका बढ़ जाएगा, तो उससे आपका और ज़्यादा जो बजट है वो प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए बीमार होना, ये सारी चीज़ें भी ये किसी न किसी तरीके से, जो भी हम कोई ख़राब पानी पी रहे हैं, जैसे डेंगू का बीमारी हो गया किसी को हैज़ा हो गया, किसी को चिकनगुनिया हो गया, तो ये सारी बीमारियां जो हैं ये भी इसीलिए बोला जा रहा है कि जो गर्मी बढ़ गई है
वैसे तो चलो अभी सर्दी है, लेकिन सर्दी कितने दिन है? 1 महीना है, 1.5 महीना है, 2 महीने हैं। लेकिन बाकी जो 10 महीने हैं, 9 महीने हैं, उसमें गर्मी ही है। और जितनी गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने के साथ ही जितने भी वायरस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और इसी की वजह से ये हो रहा है, वायरस जितने एक्टिव होंगे उतनी ज़्यादा नई नई बीमारियां हैं जो हमको आएंगी। इसीलिए जो पहले बीमारियां थी वो बढ़ गई हैं और नई नई बीमारियां जो हैं वो आ गई हैं। कभी कोविड आ गया, कभी कोई बोलते हैं बर्ड फ्लू आ गया। तो इस तरह से एक नई ईबोला बीमारी आई थी एक अफ्रीका में, वो बोल रहे थे कि फैल रही है। तो इस तरह से अब ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी। और ये बीमारियां आना भी इसी वजह से है कि हमारे जो वातावरण है उसमें नमी बहुत बढ़ गई है और हमारा जो तापमान है वो बहुत बढ़ गया है। और तापमान और नमी बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे कि वो सीलन की वजह से चीज़ें भी ज़्यादा खराब होती हैं। वो क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जो कीटाणु है, कोई बैक्टीरिया है, वो जल्दी पनपते हैं जब सीलन होती है और जब जो है वो तापमान जो है वो ज़्यादा होता है। वही जो है वो वायरस का है जो हमको बीमार करने वाले वायरस हैं कि जितना भी नमी बढ़ेगी और तापमान बढ़ेगा उसी के साथ साथ जो है वो इस तरह की जो नई कोई बीमारियां भी बढ़ेंगी। और जो हमको बाकी नॉर्मल बीमारियां भी होती हैं वो भी हमको ज़्यादा होंगी जो आम लोगों को। और बाकी जैसे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर में बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों के ऊपर में तो ये बोला जाता है कि 50 भी AQI नहीं जाना चाहिए। तो छोटे बच्चों को आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा वो जो उनका खांसी वगैरह, एक बार अगर बच्चों को बोले तो वो निबुलाइजर, मेरा एक दोस्त है वो गाजियाबाद में रहता है, तो उसका बच्चा है छोटा सा 4-5 साल का, तो उसका वही है कि वो कि निबुलाइजर जब तक नहीं दोगे उसको तो उसका खांसी ही ठीक नहीं होगा। तो इस तरह की हालत जो है वो, क्योंकि वो हवा इतनी खराब है उसमें बच्चे का क्या दोष बेचारे। तो आप जा भी नहीं सकते इधर उधर। अगर मान लो मैं उसको कहूँ कि तुम दिल्ली छोड़ के चले जाओ, वो तो शायद चला जाए, लेकिन सब नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इसलिए अब इस सब का जो समाधान है वो यही है कि हम सबसे पहले तो इस बात को माने कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है या जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा मुद्दा है कि जो पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं, जितने भी जिंदा रहने वाले कुछ जानवर हैं, पानी तो उनको भी चाहिए, हवा उनको भी चाहिए, रहने के लिए घर, जैसे हम जंगल काट रहे हैं वो उनका रहने का घर भी हम धीरे धीरे तबाह कर रहे हैं। और टेम्परेचर जो है वो भी चाहिए। जैसे टेम्परेचर का जो है वो, जैसे तापमान की बात की तो उसका जानवरों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर है। और ये बोला जा रहा है कि लगभग 2/3 जो प्रजातियां हैं जानवरों की वो लगभग लुप्त होने के किनारे के ऊपर हैं। उसका कारण यही है कि उनको पानी सही से नहीं मिल जा रहा, जंगल की कटाई की वजह से जहाँ पे वो रहते थे वो पूरा खत्म हो गया और ऊपर से कोई नई नई बीमारियां हो रही हैं जानवरों को भी। और इस तरह से जितनी भी ये सब चीज़ें हैं जो हम झेल रहे हैं वो जानवर भी झेल रहे हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा मुद्दा है कि धरती पे रहने वाली जो भी जीवित चीज़ है, चाहे हम इंसान हैं, चाहे जानवर है, चाहे पशु पक्षी हैं, पानी है, हवा है, भोजन है या तापमान है, ये हम सबकी सांझी ज़रूरत है। पानी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, पानी पूरी कुदरत के लिए है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि इस पे हम इंसान कब्जा कर लें, ये भी गलत बात है। जो पानी है, पानी के ऊपर में कोई सीमा नहीं लगनी चाहिए, ये सबका साझा है, ये किसी देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। और ये मुद्दे भी जो है वातावरण वाले, अब हवा है, हवा सबकी साझी है, कोई इंडिया पाकिस्तान की हवा नहीं है, कोई इंडिया बांग्लादेश की हवा नहीं है, कोई अमेरिका और इंडिया की हवा नहीं है, ये सबकी साझी है। हवा तभी सही होगी अगर सारे के सारे देश जो है वो मिलके काम करेंगे। सिर्फ अगर इंडिया कहे कि मैं एक ऐसी नीति बनाऊंगा कि जिससे हवा साफ हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरे देशों, पूरी दुनिया के देशों को मिलके करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया के देश भी तभी मिलेंगे कि अगर ये काम तब करेंगे सब देश के, अगर पूरी दुनिया के नागरिक हैं जो मिलके उनके ऊपर में दबाव बनाएंगे इस चीज़ को लेके कि साफ हवा, शुद्ध पीने का पानी और जो पौष्टिक भोजन है और तापमान है ये हमको चाहिए। पहले हमको ये चीज़ें सही करके दो, बाद की बातें आपको बाद में बताएंगे जो भी हमारी ज़रूरत है, बाकी हम देख लेंगे एक बार। लेकिन ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। कोई भी हमारे पास में आए, चाहे राजनीतिक चाहे गैर राजनीतिक संगठन, कोई भी, आप इस तरह का अपना एक मत बनाओ, आप खुद एक दूसरे के साथ भी बात करो कि ये बात ठीक है या नहीं है।
उसके साथ साथ फिर आप जो आए उसके साथ भी आप वो बात करो। और आप अगर कोई थोड़ा राजनीतिक शक्ति वाला आदमी आता है, कोई एमएलए एमपी के इलेक्शन वाला आता है, उनके साथ भी बात करो आप कि ये भी हमारी ज़रूरत है। ठीक है, बाकी आप ये चीज़ें दे रहे हो, लेकिन साथ में ये भी चाहिए हमको, ताकि इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो। चर्चा शुरू होगी, ये मुद्दा बनेगा, एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा। राजनीतिक मुद्दा बनेगा तो सरकारों के ऊपर में भी दबाव आएगा इस बात का कि हमको ये चीज़ों के ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। और सरकारों के ऊपर में दबाव आएगा तो हो सकता है कि पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो मिलकर इस बात को लेकर नीति बनाएं, और उससे हमारी जो हवा है, हमारा पानी है और हमारा भोजन है और हमारा तापमान है वो सही हो सके। तो इस तरह से कि आप सबको मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का कोशिश किया। हो सकता है मैं सफल हुआ हूँ। धन्यवाद।